एक अजीम मुजाहिद के दास्तान। किस्त नंबर 7। लहू रंग वादी। वादी कश्मीर का कोई गोशा, कोई बस्ती ऐसी नहीं जहां खून मासूम के धारे ना बहे हों। बेगुनाहों के खून के छींटों ने वादी के सब्जाजारों को लालाजार बना दिया। इंडियन आर्मी कश्मीरी कौम की नस्ल कुशी के लिए रोजाना दूर दराज इलाकों से दर्जनों नौजवान गिरफ्तार करके इन्हें अब्दी नींद सुला देती। हमने कई बार चीवा के गिरदोनवा में ऐसी बेगौरवू कफन लाशें देखी जिन्हें भारतीय फौजी रात के अंधेरे में खेत खलियानों में फेंक कर चले जाते। उन बदनसीबों के बारे में पता लगाना मुश्किल होता था कि ये किस माँ की आंखों की ठंडक और किस बहन के दिल का सुकून है। इन्हें लावारिस समझकर मकामी कब्रिस्तानों में मनोमिट्टी के अंदर दबाया जाता था और इनके घर वाले तमाम जिंदगी इस इंतजार में गुजारते कि शायद उनके अजीज घर लौट कर आ जाएं। कश्मीरी नौजवान जो हजारों की तादाद में लापता किए गए, उनकी अक्सरियत उसी तरह गुमनाम कब्रों में सो रही है और घर वालों को इनकी कब्र देखनी भी नसीब नहीं हुई। सफापुरा के छोटे से इलाके में भी उसी तरह दर्जनों अफराद मौत की नींद सुला दिए गए, जिनमें मेरे एक मुहसिन उस्ताद मास्टर अब्दुल करीम बट भी शामिल थे। मास्टर साहब सफेद रेश पर नूर चेहरे वाले बुजुर्ग इंसान थे और मेरे बड़े भाई जान के साथ उनके करीबी मरासिम थे। हमारे घर भी उनका काफी आना जाना था। वो दोनों इलाके के नौजवानों को जिहाद के लिए तैयार करके तरबियत के लिए कैंप रवाना करते। काफी अरसा वो नौजवान नस्ल के दिलों में शमा जिहाद रोशन करते रहे। जब वादी में मुसल्लाह तहरीक का बाकायदा आगाज हुआ, इस वक्त में 6ठी या 7वीं क्लास में पढ़ती थी। मास्टर साहब हमें क्लास में अक्सर मुजाहिदीन के किस्से सुनाया करते थे। वो कश्मीरी लड़कियों को भी तरबियत देने के हक में थे, क्योंकि कश्मीर की बेटियों की इज्जत गैर महफूज हो चुकी थी। इसलिए मास्टर साहब कहा करते थे कि अपनी इज्जत व आबरू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़कियों को भी तरबियत देनी चाहिए। इन दिनों दुख्तराने मिल्लत के नाम से कश्मीरी ख़वातीन की एक मुनज़्ज़म जमात भी बन गई थी, जिसकी सरबराह मुहतरमा आसिया इनकलाबी थीं। मास्टर साहब भी उनके हवाले से बहुत सी बातें बताते थे। मेरे साथ बहुत शफ़क़त से पेश आते थे। अल्लाह जाने ये उनकी दूर अंदेश निगाहों का कमाल था या महज एक ख्याल। वो अक्सर मुझे क्लास में खड़ा करते और सारी क्लास को बताते, देखना मेरी ये बेटी एक दिन मुजाहिदा बनेगी। फिर मुझसे सवाल करते, क्यों बेटा, ऐसा ही होगा ना। उस वक्त मुझे जिहाद और मुजाहिद जैसे अल्फाज का कोई शऊर नहीं था, लेकिन उनकी खुशी के लिए मेरा जवाब हाँ में होता था कि वो दुश्मन की नजरों में खटक रहे हैं। लेकिन इन्होंने बेखौफ वो खतर अपना मिशन जारी रखा और इख्वानियों ने उनके घर पर सुबह सवेरे छापा मारा। मास्टर साहब नाश्ता कर रहे थे। इन्होंने आकर कहा, आप बाहर आ जाएं, हमने आपे से कुछ बात करनी है। वो बाहर जाने लगे तो उनकी अहलिया मोहतरमा ने इन्हें रोक कर कहा, मुझे उनके इरादे ठीक नहीं लग रहे, इसलिए आप बाहर ना जाएं। जो बात करनी है इधर ही क्यों नहीं करते। मास्टर साहब एक बहादुर और जुर्रतमंद इंसान थे। इन्होंने अपनी अहलिया को समझाया कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, इसकी मर्जी के बगैर ये मेरा बाल भी बीका नहीं कर सकते। इन्होंने फीरन पहन रखा था और फीरन के अंदर कांगड़ी भी पकड़ी हुई थी। जब वो बाहर निकले, एक दरिंदा बोला, कांगड़ी इधर ही रख दो। दूसरा कहने लगा, रहने दो, ये खुद ही गिर जाएगी। उनकी गुफ्तगू से उस्ताद मोहतरम उनके मकरू अज़ाइम भांप गए और बाआवाज़ बुलंद कलिमा तैबा का वर्द शुरू कर दिया और जालिमों ने बना किसी सवाल वो जवाब के गोलियों का एक बर्स्ट सीने में उतार दिया। वो मौका पर ही शहादत का जाम नोश कर गए। खूनी दरिंदे वहाँ से निकल चुके थे और उनकी अहलिया मोहतरमा अपने सरताज की खून में लथपथ लाश से लिपट कर आसमान वाले रब से इंसाफ मांग रही थीं। गुलाम नबी अपने वालिदैन का बड़ा बेटा था। अभी इसकी दाढ़ी मूंछ ही ना आई थी कि माँ के दिल पर बेटे के सर पर सहरा सजाने के शौक ने अंगराई ली। इसने मोहल्ले में ही इसके लिए रिश्ता तलाश किया और फौरन ही मंगनी कर डाली। मंगनी को थोड़ा अरसा हुआ और शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। माँ अपने बेटे को दौल्हे के रूप में देखने के लिए बेताब थीं। गुलाम नबी सीधा सादा और सूंघ सलात का पाबंद था। एक रात वो इशा की नमाज के बाद घर वापस आ रहा था। रात के
अंधेरे में उसे हैंड्स अप की आवाज सुनाई दी। इसके पास कोई गन या असलहा नहीं था, इसलिए उसने हाथ ऊपर कर लिए। खून आशाम भेड़िए उसे बस्ती से दूर खेतों में ले गए। खुदा जाने उनका क्या मकसद था, ना इसका मुजाहिदीन से कोई ताल्लुक था, ना ही किसी और जमात से मुंसलिक था। भारत के सफ़ाक फौजियों ने इसके सर में गोली मार दी और वो मौका पर ही अपने खालिक हकीकी से जा मिला। इधर माँ पर इस रात क़यामत गुजरी। इसे तमाम रात नींद ना आई, ना जाने मेरा लाल कहाँ रह गया। पहले उसने कभी देर नहीं की, आज क्या हो गया। फायर की आवाज़ उसने भी सुन ली थी, मगर वो इस बात पर यकीन करने के लिए तैयार ही कब थी। वो ये सोचने की हिम्मत किस तरह करती कि जिस बेटे के सर पर सहरा सजाने के ख्वाब देख रही है, इसकी जिंदगी का चिराग गुल कर दिया गया। सुबह गांव में ये खबर फैली कि खेतों में किसी की लाश पड़ी हुई है। वो गुलाम नबी ही था जिसकी अकड़ी हुई बेगौर वो कफन लाश ये सवाल कर रही थी कि मुझे किस जुर्म में कत्ल किया गया। लोगों ने उसको चारपाई पर डालकर हेडक्वार्टर की तरफ एक इज्तिमाई जुलूस निकाला। मुजाहिरीन में नसीमा भी शामिल थी, गुलाम नबी शहीद की होने वाली दुल्हन। इसके बहते हुए आंसुओं का कोई हिसाब न था। मुजाहिरीन सारा दिन एक बेगुनाह शहीद की लाश कंधों पर उठाए ये नारे लगाते रहे, ए जालिमो, ए कातिलो, कश्मीर हमारा छोड़ दो, हमें क्या चाहिए आज़ादी। इंडियन आर्मी के खून आशाम दरिंदों के कानों पर जो तक नहीं रंगी और चंद दिन बाद इन्होंने एक और घर का चिराग गुल कर दिया। गुलाम महीउद्दीन पेशे से किसान था और वो भी गैर शादीशुदा था। गांव भर के लोग इसकी शराफत और सादगी का इतराफ करते थे। वो किसी तंजीम का सरकर्दा रुकन या कोई गुरिल्ला कमांडो भी न था। फिर उसे किस जुर्म में कत्ल किया गया? भारतीय दरिंदों से ये पूछने वाला कोई भी न था। कत्ल, गारत और लौट मार का सिलसिला जारी था। वालिदैन बेटों को बाहर भेजते तो उनकी वापसी की उम्मीद कम ही रहती थी। वो बेटों की वजह से भी परेशान थे और बेटियां भी किसी मुसीबत से कम ना थीं, क्योंकि कश्मीर की बेटियां आए रोज इंडियन आर्मी की वहशत और बर्बरियत का निशाना बन जाती थीं। काफिर राह चलती लड़कियों पर फिक्रे कसते और फखिश गालियां बीतते थे। हमें जिंदगी से नफरत होने लगी, बेटी होना जुर्म महसूस होने लगा। जब हमने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो हमारी आंखों में कोई ख्वाब ना था। अगर था तो फकत ये सवाल कि इस लहू रंग वादी में हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। हमारी चादर अस्मत का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? जिस चमन में कभी हमें खुशियों और मुसर्रतों के नगमे सुनाई देते थे, अब वहाँ हर तरफ पामाल लाशों से लिपटी हुई माओं के बैन सुनाई दे रहे हैं। या दरीदा आंचल बहनों की दिलदोज़ सदाओं की बाज़गश्त, या फिर भारतीय फौज के शर्मनाक मजालिम की नई नई दास्तानें। कश्मीर की बेटियां। ज़ोहर और असर का दरमियाना वक्त था। करीबी गांव तकिया हाला से उसी वक्त क्रैकडाउन खत्म हुआ था। फौज बमुश्किल गांव से बाहर निकली होगी कि फिजा नारा तकबीर, अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंज उठी। हमने समझा कि इंडियन आर्मी है गुनाह अफराद को गिरफ्तार करके ले गई। इस वजह से लोग एहतजाज कर रहे हैं। रफ्ता रफ्ता आवाजें करीब आने लगे। औरतों और बच्चों की चीख वो पुकार भी साफ सुनाई दे रही थी। कश्मीरी अवाम में ये खूबी है कि एक दूसरे के दुख दर्द में जी जान से शरीक होते हैं। तहरीक आज़ादी कश्मीर के बाद जज्बा खूत में मजीद शिद्दत आ गई है। इंडियन आर्मी जब किसी बस्ती को जुल्म व जबर का निशाना बनाती, इर्द गिर्द की तमाम बस्तियों के लोग उनके साथ मुजाहरे में भी शामिल हो जाते हैं। उनकी आहवू बका सुनकर हमारे गांव के लोग मैन रोड पर जुमा हो गए। मुजाहिरीन कंधों पर एक चारपाई उठाए चले आ रहे थे। लोग आपस में चामगोया करने लगे, शायद भारतीय कातिलों ने किसी को शहीद कर डाला है। मगर काश ऐसा ही होता। अगर ये किसी कश्मीरी नौजवान की लाश होती तो कोई गम ना था, बल्कि अगर ये दर्जनों मुसलमानों की लाशें होती तब भी इतनी दुख और मलाल की बात ना थी। मगर अफसोस ये ऐसा सानिहा था जिस पर अर्शे अजीम भी हिल गया होगा। ये इस्लाम की एक पाकबाज बेटी की अस्मत का जनाजा था, एक गरीब मुफलस कश्मीरी बाप की गैरत का जनाजा और एक मासूम लड़की के अरमानों का जनाजा। इस बदनसीब लड़की के पास ना दौलत थी, ना जेवर और ना कोई तालीम थी। बस उसकी इज्जत ही इसका गहना था, इसका सरमाया था। उसने अभी अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखा था और अब वो
अपने हाथों पर मेहंदी उतर आने के ख्वाब बनने लगी थी कि आज इंडियन आर्मी के एक सफ़ाक ऑफिसर ने इस गरीब की मुताकल छीन ली। भारतीय फौजी क्रैक डाउन करके लोगों को घरों से निकालकर किसी मैदान में जुमा करते थे। पीछे घरों में सिर्फ औरतें रह जाती थीं और फिर इज्जत के लुटेरे घर घर तलाशी के बहाने औरतों के साथ बदसलूकी करते थे। ये सूरत हाल देखकर कश्मीरी खवातीन ने घरों से बाहर किसी जगह जुमा हो जाना बेहतर समझा, बल्कि अक्सर ऐसा होता था कि इंडियन आर्मी जिस जगह मर्दों को जुमा कर देती, इधर ही थोड़े फासले पर औरतें भी बैठ जाती थीं। तकिया बाला की औरतें भी आज एक जगह जुमा होकर बैठी थीं। इनमें मोहम्मद सुल्तान की जवां साल बेटी राशिदा भी शामिल थी। दोपहर का वक्त हवा तो उसे ख्याल आया कि जानवरों को सुबह से चारा नहीं डाला। चूँकि माँ का साया बचपन में ही सर से उठ चुका था, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारियाँ इसके नाजुक कंधों पर थीं। मोहल्ले में कोई मौजूद न था। वो जल्दी जल्दी काम में मसरूफ थी ताकि घर से निकल जाए, लेकिन उसी वक्त इंडियन आर्मी की तलाशी पार्टी वहां पहुंच आई। मेजर ने राशिदा को अकेला पाकर बातों में उलझाया कि तुम्हारे घर में मिलिटेंट आते हैं, तुम लोग उनको घरों में जगह देते हो। राशिदा के पास उसके सवाल का जवाब न था, क्योंकि वो पढ़ी लिखी न थी और सिवाय कश्मीरी जबान के उसे कोई जबान नहीं आती थी। इसकी सादगी और मजबूरी का फायदा उठाकर इस खुनास ने इस मासूम और भूली भाली लड़की को अपनी हवस का निशाना बनाया। इसकी मुताकुल लूट चुकी थी, चादर और किस्मत तार तार हो चुकी थी। वहशी दरिंदे उसे किसी जिंदा लाश की मानिंद कमरे में फेंक कर चले गए। क्रैकडाउन खत्म हुआ तो लोग घरों में आ गए। मोहम्मद सुल्तान ने बेटी की हालत देखी तो गोया इस पर आसमान टूट पड़ा। इसका दिल करता था कि जमीन फट जाने और उसे अपने अंदर छुपा ले। फिर कश्मीर की इस बदनसीब बेटी को चारपाई पर नीम मुर्दा हालत में डाला गया। लोगों का जमगफी राहों, ससकियों और आंसुओं के धारे में इंसाफ की तलाश में श्रीनगर की तरफ रवां दवा था। उनके लबों पे दिलों को तड़पा देने वाला नारा था, ए मुसलमानों निकल जाओ, आज 4 सा मातम है। ये नारा 18 बरस से कश्मीर के गली कूचों में गूंज रहा है और इसके अंदर दुख दर्द और मजलूमियत की तवील दास्तान छपी हुई है। रास्ते में लोग इस सितम रसीदा काफिले में शामिल होते गए, यहाँ तक कि ये लोगों का ठाठी मारता समंदर बन गया। सफापुरा से आगे जाकर इंडियन आर्मी ने इन्हें रोक लिया और आगे जाने की इजाजत नहीं दी। ये लोग श्रीनगर तो नहीं पहुंच सके, लेकिन ट्रैफिक जाम होने की वजह से उनका पैगाम हर तरफ पहुंच गया। रात को ये खबर टेलीविजन पर आई और मुलव्वस ऑफिसर को शदीद सजा देने का पुरजोर मुतालबा भी हवा। मुजाहिरीन रात गए घर को लौट आए। राशिदा ने जिस घर में जिंदगी के 18 बरस गुजारे थे, जिसके दरू दीवार से उसे बेपनाह मोहब्बत थी, आज इस घर में उसे शदीद घटन का एहसास हो रहा था, क्योंकि अब वो घर इसके अरमानों का कब्रिस्तान बन चुका था। इस घर से तो मैंने डॉली उठने के ख्वाब देखे थे, सहेलियों ने मुसर्रतों के गीत गाने थे और मेरे कोरे हाथों पर मेहंदी सजानी थी। ये सब क्या हो गया? एक पल में सारे ख्वाब बिखर गए। न जाने वो कितनी देर तक अपनी हसरतों के मजार पर आंसुओं के फूल निछावर करती रही। दफाता एक जोरदार दस्तक ने इसके ख्यालों का तसलसल तोड़ डाला। मोहम्मद सुल्तान की आंखों से भी नींद रोट गई थी। वो पहली ही दस्तक पर आठ बैठा, उस वक्त कौन हो सकता है? इन्हीं सोचों में गुम उसने दरवाजा खोला। सामने उसी शैतान सिफत मेजर को देखकर इसकी रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। मेजर अंदर आते ही मोहम्मद सुल्तान पर बरस पड़ा। ओ बुढ़े, तुमने मेरे खिलाफ जो केस किया है वो वापस ले लो, वरना तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं तुझे जान से मार दूंगा और तेरी झोपड़ी भी जलाकर राख कर दूंगा। और सुन, कल इधर मीडिया वाले आएंगे, अपनी बेटी से कहना कि कैमरा के सामने वो वही कहेगी जो मैं चाहूंगा। दूसरी सूरत में वो मुझसे नहीं बच सकेगी, इसलिए तुम लोगों की भलाई इसी में है कि ये केस खत्म कर दो। मेजर धमकी देकर चला गया और मोहम्मद सुल्तान को गोया सूली पर लटका गया। बेटी की अस्मत लूट जाने के बाद वो बदनसीब बाप अंदर से टूट फूट कर रह गया था। इलाके के लोगों ने उसे हर मामले में ताउन करने की यकीन दहानी की थी, लेकिन इस हथियार बंद डाकू के आगे ये 69 लोग मेरा किया ताउन करेंगे, उसके आगे तो
वो सब खुद भी बेबस हैं। वो तमाम रात सोचता रहा, लेकिन खुद को चारों तरफ से बेबस पाया। बिलाखिर अगले दिन भारती कूते ने मीडिया के सामने राशदा से जबरन ये बयान दिलाया, साहब मुझसे मुजाहिदीन के बारे में पूछताछ कर रहे थे, मैं खौफ से बेहोश हो गई। इन्होंने मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं की। ये बयान देते वक्त इसकी मोटी मोटी आंखों में ठहरे हुए आंसू पलकों से छिलकने को बेताब नजर आ रहे थे और उसके मुरझाए हुए चेहरे से सारी हकीकत अयां हो रही थी। जुल्म की इस अंधेर नगरी में आवाज बुलंद करना भी जुर्म समझा जाता है। मीडिया भी भारत के कब्जे में है, इसलिए भारतीय फौज को जुल्म व बर्बरियत की हर हद से गुजरने की खली छूट मिली हुई है और इन इज्जत के लुटेरों से कोई पूछने वाला नहीं है। नसीमा एक खूबसूरत, बाहिया और इंतहाई कमगो लड़की थी। वो मेरी क्लास फेलो होने के अलावा दोस्त भी थी। मुनफरिद तबीयत की मालिक, सुलझी हुई और बुरदबार सी वो लड़की मुझे अक्सर याद आती है। उसके वालिद पुलिस महकमे में मुलाजमत करते थे। घर में बहन भाइयों में से वही बड़ी थी। इसका छोटा और इकलौता भाई मुजाहिदीन के साथ काम कर रहा था। कश्मीर में इंडियन आर्मी के जुल्म व सितम की वजह से वालिदैन को दिन रात ये फिक्र दामनगीर रहती है कि बेटी इज्जत व आबरू के साथ अपने घर की हो जाए। नसीमा के वालिदैन ने भी पढ़ाई के दौरान बेटी के हाथ पीला करके सूख का सांस लिया। इसने जिस घर में कदम रखा, इसके मकीन भी अल्लाह के रास्ते के सताए हुए थे। इसका देवर अरसा दराज से मसरूफ जिहाद था, इसलिए घर पर रोजाना भारतीय फौजी छापे मारते थे और घर वालों से कहते थे कि जहांगीर को हमारे हवाले कर दो। नसीमा की घर में आमद के बाद ये सिलसिला यूं ही जारी था। 1 साल बाद अल्लाह ने उसको प्यारी सी बेटी देकर माँ के रुतबे पर फाइज कर दिया। अभी नन्ही सेहर चंद माह की थी कि किसी दूसरे मेहमान की आमद हुई। नसीमा अपनी छोटी सी दुनिया में खुश व खुर्रम जिंदगी गुजार रही थी। एक रात मेजर यादव ने उनके घर पर छापा मारा। आर्मी ने घर का सामान भी तहस नहस किया और नसीमा के शौहर को बहुत मारा पीटा कि तुम अपने भाई से कहो कि वो सरेंडर कर दे, उसे हमारे हवाले क्यों नहीं करते हो। वो एक स्कूल टीचर था। इसने गैरतमंदाना अंदाज में जवाब दिया, वो एक मुजाहिद है, इसके ठिकानों का मुझे क्या पता है। उसको तलाश करने की ड्यूटी आपकी है, हमारी नहीं। ये जवाब सुनकर मेजर यादव आग बबूला होकर उसे घसीटने लगा। वो उसे गिरफ्तार करके बदतरीन अजियत देना चाहता था। नसीमा ने शौहर को इस जालिम के चुंगल से छुड़ाने के लिए भरपूर मुजाहमत के साथ साथ इस जालिम हिंदू से मन्नतें भी की कि मेरे सरताज को छोड़ दो, इसको किस जुर्म में लेकर जा रहे हो। बस इतनी सी बात पर जालिम ने इस पर गोलियों का बर्स्ट चलाया। तमाम गोलियां इसके पीठ में पैवस्त हो गईं और मेरी वो प्यारी बहना मौका पर ही शहादत का जाम नोश कर गई। इसकी कोख में पलने वाला वो मासूम फूल भी खलने से पहले ही मसल दिया गया। अगले दिन अखबार में इस बेगुनाह मजलूम शहीदा की तस्वीर छपी थी। नन्ही सेहर, जो अभी खुशी और गम के एहसास से बेनियाज थी, माँ की लाश के पास बैठी खेल रही थी। उसे क्या पता था कि भारतीय दरिंदों ने उसे माँ जैसी मेहरबान हस्ती से महरूम कर दिया है। जब वो बड़ी होगी तो अपनी माँ की एक झलक देखने को तरसेगी। सबा रशीद 4 भाइयों की इकलौती लाडली बहन थी। निहायत खुश इखलाक और ज़हीन लड़की थी। इसकी जहानत पर इसके उस्ताद भी रश्क करते थे। वो बांदीपुरा की रहने वाली थी और हमारी उनके साथ करीबी रिश्तेदारी थी। बांदीपुरा में उनका खानदान निहायत शरीफ और मुतबिर माना जाता है। इसके बड़े भाई ज़हूर अहमद की बांदीपुरा चौक में इलेक्ट्रॉनिक की बड़ी दुकान थी। बांदीपुरा में वैसे तो काफी बनकर और छोटे मोटे कैंप हैं, लेकिन इनके अलावा वहाँ पर एक बड़ा आर्मी हेडक्वार्टर है जो माडर कैंप कहलाता है। एक दफा इस कैंप में आर्मी को बिजली का कुछ काम करवाना था। आर्मी वाले ज़हूर अहमद की दुकान पर गए। वो दुकान पर मौजूद न था तो आर्मी वाले इसके घर का पता करने के लिए इसके घर चले गए। वहाँ पर मेजर दीपक कुमार की गंदी नजरें ज़हूर अहमद की बहन सबा पर पड़े। इसके बाद वो कम बखत किसी न किसी बहाने से इनके घर आता रहा और एक दिन उसने सबा को अगवा कर लिया। लोगों ने बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे किए, अखबारात में खबर दी, लेकिन सेक्युलर भारत के फौजी अफसर पर
कोई असर न हुआ। वो मासूम कली 15 दिन इस शैतान की कैद में रही और इसकी दरिंदगी का निशाना बनती रही। जब इसका दिल भर गया तो उठाकर चौक में फेंक दिया। सबा घर के एक कमरे में महसूर होकर रह गई, ना किसी से मिलती और ना ही किसी से बात करती थी। फूलों की तरह शोख वो चंचल और हर वक्त हंसती मुस्कुराती लड़की पतझड़ के जर्द पत्तों की तरह बिखर कर रह गई थी। इसके लिए दुनिया में अब क्या रह गया था? जिन माँ बाप की आंखों में उसके लिए मोहब्बत ही मोहब्बत होती थी, अब इन आंखों में आंसुओं के सिवा कुछ भी न था। और जो भाई हर वक्त इसके नाज उठाने के लिए तैयार होते थे, अब वो उनसे भी नजरें मिलाने के काबिल न थी। और इस सब के अलावा इसकी रूह पर लगने वाले जख्म बहुत गहरे थे। इसकी अस्मत तार तार हो चुकी थी। हाँ, यही तो औरत का जेवर है, सरमाया है। मैं दामन पर ये दाग लेकर कब तक जी सकूंगी? इसके ज़मीर ने उसे कहा, इज्जत के बगैर कोई जिंदगी नहीं। फिर उसने एक खतरनाक फैसला किया। चुनाचे एक दिन इस अनदुहनाक खबर ने हम सब पर सख्ता तारी कर दिया। हमें खबर मिली कि सबा ने खुद को आग के शुलू की नजर कर दिया है और वो श्रीनगर के SMH अस्पताल में मौत वो हयात की कशमकश में मुब्तला है। नाज़ नोम में पलने वाली वो शहजादी कई दिन अस्पताल के एक कमरे में तड़पती और ससकती रही। बिलाखिर उसे जिंदगी की कैद से रिहाई मिल गई। इस खली कली के एन शबाब में मुरझाने पर पूरा अस्पताल सोगवार हुआ। हर आंख इश्क़बार थी और हर वक्त मुस्कुराने वाली और सबको हंसाने वाली सबा आज सबको रुला कर जा रही थी। बेशक उसने हराम मौत का इर्तिकाब किया, लेकिन उसे इस पर मजबूर करने वाला कौन था? इसकी हंसती मुस्कुराती और खुशहाल जिंदगी से मौत की तरफ धकेलने वाला कौन था? सबा का झुलसा हुआ आबलों से भरा लाशा गोया चीख चीख कर कह रहा था कि है कोई जो भारत के जालिम फौजियों से मेरे जख्मों का हिसाब ले, है कोई जो मेरे खून नाहक का बदला ले और मेरी इज्जत के लुटेरों को कैफर किरदार तक पहुंचाए। आसिया और इशरत दोनों बहनें थीं। उनकी उम्रें बिलतरतीब 14 और 16 साल थीं। एक दफा इंडियन आर्मी को चीवा में मुजाहिदीन की मौजूदगी की इत्तला मिल गई। इन्होंने गांव पर चढ़ाई कर दी, लेकिन रसोई के सिवा कुछ उनके हाथ ना लगा। मज़कूरा बाला लड़कियों का बड़ा भाई मुजाहिदीन का साथ देता था और उनकी भरपूर मदद करता था। भारतीय फौज ने सिराज उद्दीन को गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पर छापा मारा। वो इस रात घर में मौजूद न था और उनका बाप भी कहीं गया हुआ था। भारतीय फौज ने ये बहाना घड़ा कि तुम्हारे घर में मुजाहिद मौजूद थे और घर वालों पर तशद्दुद शुरू कर दिया। आसिया को अल्लाह ताला ने अपनी मिसाल आप हुस्न अता किया था। वो नीली सब्ज आँखों वाली एक हसीन लड़की थी। भारतीय दरिंदों की इस पर जब नजर पड़ी तो उनके अंदर का शैतान जाग गया। इन्होंने आसिया की माँ को बालों से पकड़कर जोर से लात मारी। वो लड़खड़ा कर कहीं नीचे जा गिरी। इधर एक पड़ोसी ने इन्हें अपने पास ही रोक लिया। इधर गुलाब के फूलों जैसी नाजुक आसिया और इशरत उन वहशी दरिंदों के नरवे में अकेली रह गईं। काफिरों ने मकान के बल्ब तोड़ डाले और तमाम रात इन नौखेज कलियों को मसलते रहे। सितम रातें वैसे भी बहुत तवील हो जाती हैं और शब गम की सेहर भी बड़ी दूर होती है, लेकिन वो रात मेरी बहनों के लिए सदियों से भी तवील हो गई। पड़ोसियों ने उनकी दिलदोज़ चीखें सुनकर कानों में उंगलियां ठोनस लें। लोग रजाइयों में मुंह छुपाकर रो रहे थे, कलीजे मुंह को आ रहे थे। वो हर किसी को मदद के लिए पुकारती रहीं, लेकिन उस वक्त कोई रहमत का फरिश्ता इन्हें लटने से नहीं बचा सका। मजलूम कश्मीरी लोग अपनी बेटियों की इज्जत बचाने से कासिर थे, क्योंकि अगर वो इन्हें बचाने की कोशिश करते तो उनकी अपनी बेटियां भी इंडियन दरिंदों की वहशत का शिकार हो जाती। इसलिए हर कोई घर का दरवाजा बंद किए अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहा था। दूसरे घर में उनकी बेबस वो लाचार माँ सीना पीट रही थी। उनकी लाडली कमसिन बच्चियां, जिन्हें इन्होंने कभी फूलों की छड़ी भी नहीं लगाई थी, उन सफ़ाक फौजियों के वहशियाना तशद्दुद की लपेट में थीं। वो दीवानावार अपनी बेटियों की मदद के लिए भाग रही थी, लेकिन पड़ोसियों ने इसको समझाया कि वो भी एक जवान औरत है और उन बेदीन काफिरों के सामने सिवाय अपनी इज्जत गिनवाने के और क्या कर सकेगी, जो माँ, बहन और बेटी के तकद्दुस से नावाकिफ हैं। हर
तरफ से मायूस होकर उन मजलूम बहनों ने मुसलमानों को मदद के लिए पुकारना शुरू कर दिया। उनकी ये फरीदें आलम इस्लाम के उन गफलत ज़दा मुसलमानों के लिए थीं, जो अभी तक ख्वाब गफलत में पड़े हुए थे। काफी देर तक उनके लबों पर ये सदाएं थीं, ए मुसलमानों, कोई हमारी मदद को आए, कोई तो हमें इन जालिमों से बचाए। हाँ, भारतीय फौजी इंतहाई जालिम जाबिर और सफ़ाक हैं, जो एक दुहाई से कश्मीर की बेटियों की इज्जत वो आबरू से खलवाड़ करते आ रहे हैं। चचा का घर उनके घर के साथ मिला हुआ था। चचाजाद भाई को बहनों की दिलदोज़ सदाओं ने है करार कर दिया। फिर वो अपनी जान की परवाह किए बगैर छत से इस घर में दाखिल हुआ। बहनों ने भागकर इसकी आगोश में जाए पनाह ढूंढने की कोशिश की। कमांडिंग अफसर, जो इस घनाउने फेल में बजात खुद मुलव्वस था, ने गलरीज को खूनखार नजरों से देखा। इसने बहनों को अपने बाजुओं के हिसार में छुपा लिया था। उनकी दगरगू हालत, जख्मी हालत देखकर जैसे वो अपने होश वो हवास खो बैठा था। इसने हाथ जोड़कर सर्कल अफसर से कहा, मेरी बहनों को छोड़ दें, खुदा के लिए उन पर रहम करें। वो काफिर मशरिक, जो रहम के नाम से ना आशना था, होठों पर तंजिया मुस्कुराहट सजा कर बोला, छोड़ दूंगा, अपनी बहनों को बोलो, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। फिर मैं उनको छोड़ दूंगा। अपनी बहनों को बचाने के लिए गलरीज ये नारा लगाने के लिए तैयार था, लेकिन कश्मीरी मुसलमानों के दिलों में पाकिस्तान की मोहब्बत इस दर्जा है कि उस वक्त भी गलरीज की जबान से पाकिस्तान मुर्दाबाद के अल्फाज नहीं निकल रहे थे। वो मुसलसल पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाए जा रहा था। सर्कल अफसर उसे डंडे मारे जा रहा है। ओए साले, ये क्या कह रहा है? गलरीज की आंखों से आंसू रवा थे और वो अकल वो खिरत से बेगाना होकर काफी देर तक ये नारा लगाता रहा। जब वो शब जुल्मत दो मासूम और पाकबाज बहनों का हाल और मुस्तकबिल तारीख करके गुजर गई, तो सुबह सब लोग उनके घर तजियत के लिए जा रहे थे। उनके जख्म चेहरे, जो कल शाम तक अधखले गुलाब की मानिंद तरोताजा थे, जबान हाल से अपनी दास्तान सुना रहे थे। आसिया बार बार दो पिटे के जरिए चेहरे पर लगी खराशें छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भारतीय फौज की दरिंदगी के सबूत छुपाए नहीं छपते थे। मैं दिल में उनके लिए इजहार हमदर्दी के बेशुमार अल्फाज लेकर गई थी, लेकिन इन बहनों को देखकर सारे अल्फाज आंसू बनकर आंखों से छलक पड़े। मैं रोते रोते घर वापस आई। रास्ते में एक शख्स ने मुझसे सवाल किया कि आप क्यों रो रही हैं? मैं शिद्दत गम से पागल हो रही थी और इसकी उम्र का लिहाज किए बगैर इस पर बरस पड़ी और कहा, मुझसे क्या पूछते हो? क्या तुम्हें कुछ पता नहीं किया? तुम लोग अपनी आज़ादी और बहनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अब भी ना निकलोगे। अगर तुम लोग इतने ही बेहिस और बेगैरत बन गए हो, तो हम अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए खुद मैदान में निकलेंगी। जाओ, इन बहनों को एक नज़र देखाओ, शायद तुम्हारा मुर्दा ज़मीर जाग उठे। ये ऐसा सानिहा था जिसने हर अपने पराये की कमर तोड़कर रख दी थी। जवान बेटियों के वालिदैन की नींदें हराम हो गईं और बेटियां लड़की होना जुर्म महसूस कर रही थीं। चीवा की गलियों में कई रोज तक आसिया और इशरत की दिलखराश सदाओं की बाज़गश्त सुनाई दे रही थी और कई दिनों तक बहारों पर उदासी और चमन के फूलों पर अफसुर्दगी छाई रही। हर आंख में ये सवाल था कि ए परवदिगार आलम, हमारी बेटियां कब तक यूं लूटती रहेंगी? इस सैलाब का रुख कौन मोड़ेगा जो माँ बहन बेटी की इज्जत बहाए ले जा रहा है? ए मालिक कायनात, अगर हमारे मुकद्दर में गुलामी की जिल्लत लिखी हुई है, तो ए रब, आज से कश्मीर में कोई बेटी पैदा ना हो।